हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी बच्चों को परेशान करती है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है और उसको विज्ञान यानी कि साइंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो क्लास 10th में हो चाहे वो क्लास 9th में हो, तो क्लास 10th और 9th के लिए दो अलग अलग बैचेस यहाँ पे मैंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। क्लास 10th के लिए है आरंभ बैच और क्लास 9th के लिए है प्रगति बैच। ये जो बैचेस हैं ये आपको एके स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है तो उसे जरूर बताना इसके बारे में। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस में क्लास 10th की और क्लास 9th की साइंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अब जो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उससे, ठीक है। और इसका बेसिक तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो आपको समझ में आता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। मतलब कौन किसका सबसेट है ये हमें बताना है। हमें यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं, सेट ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेट बी सी और डी के एलिमेंट हमें डायरेक्ट नजर आ रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। तो एक बार इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेट ए है, ठीक है ना, इसकी अगर मैं बात करूं सेट ए की, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अगर हमें वो क्लियरली पता लग जाए टेबुलर फॉर्म में तो हम आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए में क्या आ रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे कि x स्क्वायर 8x जो है, ठीक है ना, ये आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है सॉल्व करना। मैं इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है सोल्व करना, क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x कॉमन आया, तो यहाँ से आया x माइनस 6, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो x माइनस 6, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 6 है या फिर 2 है, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, 6 और 2। तो अपने को अब सेट ए के एलिमेंट पता है भैया ये हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपको सेट ए पता है, ठीक है, क्लियरली कि क्या आ रहा है इसमें, और बाकी के सेट के एलिमेंट तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो भी सेट हैं उनके एलिमेंट हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं। बी के पास ये है, सी के पास ये सारी चीजें हैं, डी के पास ये है, ठीक है। कौन किसका सबसेट है, तो सबसेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर, ठीक है, कोई एलिमेंट x है, कोई भी फॉर ऑल एलिमेंट x जो कि सेट a को बिलोंग करे, और ये इंप्लाई हो जाए कि यही x b में भी है, तो a b का सबसेट होता है। इसी बात को अगर मैं, ठीक है, सिंपल बोलचाल की भाषा में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई x के पास जो कुछ भी है वो अगर b के अंदर मौजूद है तो, ठीक है, a के पास जो कुछ भी है अगर वो b के अंदर मौजूद है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। सीधी सी ये बात हमें खोजनी होती है। तो अब जरा देखो कौन किस में पूरा पूरा मिल रहा है, बस ये देख लेना है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा सेट देखो पहले कौन है, सबसे छोटा सेट है डी, ठीक है। तो डी के पास कितना आ रहा है, 6। अब 6 जिसके पास होगा डी उसका सबसेट बन जाएगा, है ना। सबसे छोटे शुरुआत करते हैं डी से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डी है वो सबसेट है सेट ए का, है ना। डी से शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे छोटा इसी को देखना सबसे आसान है, ठीक है। एक ही एलिमेंट इसके पास। तो देखो जो ये 6 है ये ए के अंदर मिल रहा है, तो डी के पास जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा ए में है, तो डी ए का सबसेट हो गया। इसी तरह से डी के पास 6 है, बी के पास भी 6 है, तो जो सेट डी होगा वो बी का भी सबसेट होगा, ठीक है। और डी के पास 6 है, सी के पास भी 6 है, मतलब जो सेट डी है वो सी का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो डी तो तीनों का ही सबसेट है, बाकी तीनों का ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई ए किसका सबसेट है, ठीक है, ए किसका सबसेट है, ए के पास 2 एलिमेंट है, तो ए किसका सबसेट बनेगा। देखो ए के पास क्या है, 2 और 6, 2 और 6 और किस किस के पास है, देखो बी के पास 2 और 6 है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। क्या सी के पास 2 और 6 है, बिल्कुल, तो जो ए है वो सी का भी सबसेट हो जाएगा। क्या डी के पास 2 और 6 है, नहीं, 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं बी किस किस का सबसेट है,
तो बी के पास 2 4 और 6 है, तो 2 4 6 किसके पास है, सी के पास है, तो बी सी का भी सबसेट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, बी सी का होगा, बी डी का नहीं हो सकता, बी ए का भी सबसेट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन तो काफी इजी था भाई। ठीक है, दूसरा भी इजी है। दूसरे में क्या क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं ये, यहाँ पर इनको हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। मतलब कि अगर भैया ये स्टेटमेंट तुम्हें ट्रू लग रही है तो भाई प्रूफ करो कि ट्रू कैसे है, और अगर गलत है तो एक एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। आपको ये अपने दिमाग में रखना है, बहुत जगह आपके काम आएगा कि अगर किसी चीज़ को गलत साबित करना है तो उसका कोई एक केस भी अगर गलत साबित कर दोगे तो वो गलत प्रूफ हो गया, लेकिन अगर सही प्रूफ करना है तो हर केस में वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लास 12th में बहुत काम आएगा जब आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन कर रहे होगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, कह रहे हैं कि अगर एक्स सेट ए को बिलोंग करे और जो सेट ए है वो सेट बी को बिलोंग करे, तो जो एलिमेंट एक्स है वो बी को भी बिलोंग करेगा क्या। देखो ये फॉल्स है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया ये क्या है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ कि गलत है तो एक एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इस बात का गलत कैसे है। देखो इन्होंने पहले क्या कहा कि ए के पास कोई एलिमेंट है, चलो ठीक है, मैंने माना कि चलो ए के पास ना एलिमेंट है 1 और 2, कोई एलिमेंट आ गया, इतना क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि जो सेट ए है पूरा का पूरा बी को बिलोंग करता है, तो मतलब क्या है कि जो बी होगा ना उसके अंदर जो एलिमेंट होगा कुछ भी हो लेकिन उसके अंदर ए भी आ रहा होगा, यानी कि ए के एलिमेंट नहीं पूरा का पूरा ए हो सकता है, उसके अलावा कुछ और भी हो, हमें मतलब नहीं, चलो कुछ और भी लिख दिया, लेकिन जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ए के पास कुछ भी एलिमेंट हो ठीक है, लेकिन बी के पास कम से कम ये चीज होनी चाहिए। ये आपको जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेट ए ही तो है, यानी सेट के अंदर सेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसेट नहीं लिखा हुआ है सर, ये बिलोंग टू लिखा हुआ है। सेट ए बिलोंग करता है बी को, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट ए बी के लिए एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर पूरा पूरा मौजूद है, ये कहने का मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब देखो ए के पास कुछ एलिमेंट है, जो पूरा का पूरा सेट ए है वो बी के अंदर है, यानी कि वो बी को बिलोंग कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हेयर 1 जो है, ठीक है, x की जगह 1 मान लिया मैंने, x की वैल्यू 1 मान लो भी, क्योंकि 1 ए के पास है। कोई भी ए का एलिमेंट जो होगा उसको हम x बोल सकते हैं। x का एक एलिमेंट, ए का एक एलिमेंट उठाया 1, और मैंने बोला यार 1 तो ए को बिलोंग करता है, एंड जो पूरा का पूरा सेट ए है वो बी को भी बिलोंग करता है ना, पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर मौजूद है। बट जो ये एलिमेंट 1 है, जो ये एलिमेंट x था वो b को बिलोंग करना चाहिए, ये b को तो बिलोंग नहीं करता है। अब आप कहोगे, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं कि सर b के अंदर तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन 1 b का एलिमेंट नहीं है भाई। जब किसी सेट के अंदर सेट आ जाए, अगर ये सिर्फ ऐसे लिखा होता ना 1 2 3, तब हम कहते कि 1 बी के अंदर है, 1 बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसे कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे तो जो ये 1 दिख रहा है ना एक और सेट के अंदर दिख रहा है, तो जो बी का एलिमेंट बोलेंगे, अब हम इस पूरे को बोलना पड़ेगा एक साथ। आप अकेला एक को बी से बिलोंग करता हुआ नहीं बोल पाओगे। क्लियर हो गई बात। देखो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैंने x को 1 से कंपेयर करूं तो इन्होंने कहा था x ए का एलिमेंट होना चाहिए, 1 ए का एलिमेंट है बिल्कुल, यानी कि 1 ए को बिलोंग करता है। पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर है, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए बी को बिलोंग करता है, लेकिन जो 1 एलिमेंट है नहीं x की जो वैल्यू ली वो बी को बिलोंग इन्होंने बोला है करेगा, हमने दिखा दिया नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल हो गया ना, तो एक एग्जाम्पल जैसे ही हमने दिखाया हम बोल सकते हैं कि ये बात फॉल्स है। क्लियर है क्या, ये वाली चीज क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो उतारने में बहुत टाइम लग गया, मैं स्क्रीन के सामने से इसीलिए बार बार हट जाता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो ना तो फटाक से ले ले, क्योंकि उतारने काम बाद में करो, कॉपी पे उतारने काम जब लेक्चर खत्म हो सारे स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर लास्ट में उसको फटाफट लिख लो। तो इससे फायदा क्या होगा, साथ साथ उतारोगे तो आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, फिर सही से नोट्स भी नहीं बना पाओगे, कुछ इधर कुछ उधर लिख दोगे। लेकिन स्क्रीनशॉट आपके पास रहेंगे, फिर आप उसको आराम से सजा के जैसे भी चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना।
पहला समझ में आ गया क्या सर? पहला समझ में आया सबको? चलो दूसरे की बात कर लें। जो सेकंड पार्ट है इसका, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी बिलोंग करे सी में, देखो बी सी का सबसेट नहीं बोला, बी सी को बिलोंग करे, मतलब पूरा का पूरा सेट बी सी के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये दो चीजें हैं तो ए सी को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो इन्होंने क्या बोल दिया, ए सी को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा सर, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा देखते ही कैसे पता लग जा रहा है? जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाओगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर आपको आइडिया लगता जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ कैसे नहीं करेगा। ठीक है, देखो सीधा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉल्स एज, ठीक है, या यूँ कह लो लेट, इसको हमें एग्जाम्पल देना है, लेट, ठीक है, सेट ए के पास एक एलिमेंट है 1, ठीक है, ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो मतलब मुझे बी को कुछ ऐसा सबसेट सेट मानना है जिसके अंदर ए का जितने भी एलिमेंट है वो हो। तो ये 1 इसके अंदर है, इसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 इसके पास है और 1 बी के पास हो गया तो पक्की बात है ए तो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हियर ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियरली दिख रहा है कि भाई ए के पास एक एलिमेंट 1 है, बी के पास 1 और 2 मैंने दोनों ले ली, कि मुझे ए को बी का सबसेट दिखाना था। क्लियर हो गई बात? तो ए सबसेट हो गया बी का। अच्छा आगे क्या बोला है, बी बिलोंग्स टू सी, मतलब मुझे सी को कुछ इस तरह का सेट लेना है सर, सी को कुछ इस तरह का सेट लेना है कि बी उसमें बिलोंग करे, बी के एलिमेंट उसमें नहीं आए सर, पूरा का पूरा बी ही आ जाए उसके अंदर। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, देखो जरा, पूरा का पूरा बी ही उसके अंदर आ गया, किसके अंदर, सी के अंदर। तो यानी कि सो हम बोल सकते हैं, या ये क्या नाम इसका, बी, बी बिलोंग कर रहा है सी को, बट ठीक है, बी सी को बिलोंग करेगा, बट क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, नहीं, बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी। ए को सी को बिलोंग करने का मतलब ये होना चाहिए था कि सी के अंदर कहीं ना कहीं पूरा सेट ए, यानी कि इस तरह की चीज होनी चाहिए थी, यही तो है ए, ब्रैकेट के अंदर 1। क्या ब्रैकेट के अंदर 1 दिख रहा है, नहीं। अब बहुत सारे बच्चे फिर से कंफ्यूज आएंगे कि ब्रैकेट में 1 तो है, नहीं सर, ब्रैकेट के अंदर अगर ये यहाँ पे 1 के साथ 2 भी आ गया तो ये सेट ए थोड़ी हुआ, ये तो कोई और सेट बन गया ना, बी बन गया। सेट 1 सेट ए होने के लिए ये होना चाहिए था, है ही नहीं, ठीक है, सेट ये है ही नहीं उसके अंदर। तो हम फिर से समझ लो, इन्होंने कहा ए बी का सबसेट होना चाहिए, देखो ए बी का सबसेट है, क्लियरली दिख रहा है, बी सी में बिलोंग करना चाहिए था, सेट बी ये रहा, पूरा का पूरा सी के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो पक्की बात है ये बिलोंग कर रहा है। बी के अंदर ये दो एलिमेंट हैं, ये पूरा का पूरा सी के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, तो मतलब बी सी को बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है जिन्होंने बोला। लेकिन जो लास्ट वाली चीज है कि ए सी को बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं दिख रहा, ए सी को बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर है? चलो मैं ना आपको एकदम बढ़िया से सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमें सोचने के लिए, ठीक है, और इसी से बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये आराम से समझ में आ जाएगा आपको। जितने भी क्वेश्चन है अभी तो खैर ये और नकली सवाल हैं, अभी थोड़ा और अच्छे सवाल आएंगे आपको, वो भी आसान लगेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो जरा, जो तीसरा हिस्सा है सर, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का। तो ये तो सीधी सी बात है यार, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के पास है, और बी सी का सबसेट है, मतलब बी के जितने एलिमेंट हैं वो सी के पास हैं। तो पक्की बात है ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सी में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बी पूरा का पूरा उसके अंदर है, मतलब बी के पूरे एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है। तो ये ट्रू है सर, ट्रू है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है, कि ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि अब एक एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा सर। जब भी कोई चीज़ ट्रू होती है तो हम एक एग्जाम्पल देके काम नहीं चला सकते हैं, हमें जनरलाइज करना होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो आप, जनरलाइज मतलब सबके लिए, तो हम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट के लिए नहीं करेंगे, हम सबके लिए करेंगे। हम बोलेंगे हेयर, यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहली बात ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो हम बोलेंगे हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों लिखा मैंने, गिवन है, ठीक है, प्रूफ कर रहा हूं मैं, ऐसे ज़्यादा सही अच्छा रहेगा लिखना, प्रूफ। ए बी का सबसेट है सर, गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाई होता है कि एक्स बिलोंग करता है बी में, एक्स बिलोंग करता है बी में,
ठीक है। अब ऑल्सो एक और चीज हमें दी गई है, ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ सी। बी क्या है? सी का सबसेट है सर, देख लो, बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इंप्लाई होता है कि एक्स सी के अंदर तो रहे होंगे, है ना। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो, जैसा अगर मैं वाई बोल देता, क्योंकि एक्स के अलावा कुछ भी हो वो भी लेकिन हमें एक्स से मतलब है, अभी मैं सिर्फ एक्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कि एक्स अगर ए में था तो एक्स सी में आ जाएगा, तो ए सी का भी सबसेट हो जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि जो बी है ना, ठीक है ना, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें उन एक्स्ट्रा से अभी मतलब नहीं है, हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, हमें बस उतना चाहिए कि कम से कम वो एक्स जो ए के पास था वो किसी तरह से सी के पास पहुंच रहा है क्या, बस ये सोचना है हमें। क्योंकि मुझे फाइनल क्या करना है यार, मुझे फाइनली ए को सी का सबसेट लाना है, मुझे फालतू चीजें मतलब ही नहीं है। तो मैं इसमें एक्स पे फोकस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि एक्स अगर ए के पास था तो सी के पास कैसे लेके आऊंगा। ध्यान से देखो, मैं सी के पास ले आया, ठीक है। तो यहां से मैं अगर इसको स्टेटमेंट 1 बोलूँ, इसको स्टेटमेंट 2 बोलूँ, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 इफ x belongs to a then x belongs to c। इसका मतलब कि इम्प्लाई कर रहा है कि a इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे कहानी में। शुरुआत कहाँ से हुई कि x a को बिलोंग कर रहा था, लास्ट में हम कहाँ पे आ गए कि x c के पास भी है, x c के पास भी है। तो इन दोनों को देख के मुझे पता लग रहा है कि अगर x a के पास था तो x c के पास भी है। अब a के सारे एलिमेंट अगर इसके पास हों तो a उसका सबसेट होगा ही होगा, यही तो डेफिनेशन है सबसेट्स की। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर बाद में कॉपी में आराम से उतारना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, मतलब पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तो सेकंड है। खैर 4 की बात कर लें क्या सर? कह रहा है कि अगर a सबसेट नहीं है b का, ठीक है, क्या बोला इसने कि अगर a सबसेट नहीं है b का एंड b सबसेट नहीं हो c का, देन a सबसेट नहीं हो सकता है क्या c का? ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। एग्जाम्पल देख लो सर, फॉल्स के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। ये रूल याद रखना, जब भी किसी चीज़ को गलत साबित करना है, फॉल्स साबित करना है, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा, ठीक है। अब ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझ लो कि अगर किसी चीज़ को गलत साबित करना है तो बस एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, लेकिन सही साबित करना है तो हर एक केस सही करना होता है, फिर उसको जनरल चीज़ लेनी पड़ेगी, फिर एग्जाम्पल नहीं काम करता। लेकिन ये फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ए बी का सबसेट नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा कि भाई ए के पास एक एलिमेंट है 1 और बी के पास जो है वो एक एलिमेंट है 2। अब क्लियरली है, यहां से देख के आपको लग रहा होगा कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, पहली बात हो गई, ठीक। b c का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब c को मैं कुछ इस तरह से लूंगा कि b उसके अंदर ना आता हो, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। तो b के पास 2 है ना, 2 के अलावा कुछ भी ले लो, मतलब 1 और 3 ले लिया, तो b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, क्योंकि b के पास 2 था, वो c के पास नहीं है। लेकिन ये वाली चीज हमें गलत दिखानी है। इन्होंने क्या कहा कि a c का सबसेट नहीं हो सकता, a के पास जो एलिमेंट है ना वो कम से कम होना चाहिए, वहां पे रख देना, ठीक है। देखो a के पास 1 है, a के पास क्या आ गया, मतलब c के पास तो 1 तो है, तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, बट a इज सबसेट ऑफ c। देख लो, इन्होंने कहा कि a सबसेट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन में लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट है, मैंने नहीं लिखी, ठीक है, मतलब लिखी मैंने है लेकिन वहीं से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ से प्रूफ मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि इसके पास एक एलिमेंट 1 था, इसके पास 2 है, इसके पास 1 और 3 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a b का सबसेट नहीं है, b भी c का सबसेट नहीं है, लेकिन a c का सबसेट तो हो गया, जबकि इन्होंने कहा था नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा था कि भैया तुम फॉल्स बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम्हारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? कौन सा एग्जाम्पल था ये, मतलब पार्ट था ये, चौथा। 5वां कर लें सर, अब 5वां कर लेते हैं। 5वां देखो, कह रहे कि अगर x a को बिलोंग करे और ये सबसेट ना हो b का, ध्यान से देखना, x a के अंदर है, a b का सबसेट नहीं है, a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो x
बी को बिलोंग करेगा क्या? एक्स बिलोंग को बी को बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा फिफ्थ पार्ट का सीधा सीधा हो जाएगा फॉल्स। इन्होंने कहा एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए, तो ना ए को कुछ ऐसा लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए में 1 ले लिया, ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए सर। बी में कुछ भी ले लो, बस 1 मत लेना। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्लियरली दिख रहा है। ए के पास 1 था, बी के पास 2 3 था, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और इसका सबसेट नहीं है। क्या 1 बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ से एक और चीज़ लिख लो, एक और चीज़ लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेयर 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 ए को बिलोंग कर रहा है, जैसे एक्स ए को बिलोंग कर रहा था। ए सबसेट नहीं है बी का, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो बी को बिलोंग तो नहीं कर रहा। अब देखो जिसका छठा हिस्सा है और आखिरी हिस्सा भी है इस क्वेश्चन का, इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए सबसेट हो बी का और कोई एलिमेंट एक्स ऐसा है जो बी में ही ना हो, तो पक्की बात है कि वो ए में भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि यार ए उसका सबसेट था। सोचो तो पूरा का पूरा ए जो है बी के अंदर, मतलब पूरे के पूरे ए के एलिमेंट बी के अंदर तो होंगे होंगे, तो अगर कुछ बी में ही नहीं है तो ए के अंदर कैसे रहा होगा? सीधी सी बात है ना। सबसेट का अगर ऐसा नहीं समझ आता ना, वेन डायग्राम देखो यार, अगर ये सेट बी है और ए उसका सबसेट है, तो ए बी के अंदर कहीं ना कहीं आता है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। तो पक्की बात है यार, जब कुछ बी के अंदर ही नहीं है तो ए के अंदर कहाँ से होगा? ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं हम, पहले इसको लिख दूं मैं, ठीक है। ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। 6th पार्ट क्या है? ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है गिवन? क्या अपने को गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फॉर ऑल एक्स, ठीक है, जो भी बिलोंग करेंगे ए को, ये इम्प्लाई हो रहा है कि वही एक्स बिलोंग करेगा बी को, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर थे सब के सब बी के अंदर थे। तो जो बी के अंदर नहीं होगा, जो बी के अंदर नहीं होगा वो ए के अंदर भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ x is not present in B, then x cannot be presented in A। सीधी सी बात है ना। जैसे मैं ये प्रूफ हो गया, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया खुद ही सोच के देख लो कि अगर A के पास कोई एलिमेंट 1 और 2 रहेंगे और A B का सबसेट रहेगा, तो पक्की बात है 1 और 2 तो रहेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो, लेकिन ये 1 और 2 तो रहेगा। अब कुछ ऐसा जो बी के पास ही ना हो, है ना, जैसे बी के पास मान लो इतने पे बी को रोक दूं, बी के पास 4 नहीं है सर, तो वो ए के अंदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा पूरा ए तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। हालांकि एक एग्जांपल इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो समझने के लिए था बस। अब इसको ऐसे ही प्रूफ करोगे क्योंकि ट्रू है कि अगर जितने भी एक्स हैं ए के अंदर हैं तो पक्की बात है कि वो बी के अंदर भी होंगे, तभी तो ए बी का सबसेट है। तो पक्की बात है कि जब सारे के एलिमेंट बी के अंदर हैं तो जो बी के अंदर नहीं है वो ए के अंदर भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? छठा हिस्सा था ये। अब आ जाओ थोड़ा और आगे, ठीक है। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको उनमें से 2 मेथड्स बताता हूँ जो काफ़ी इजी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी, ठीक है, 3 अलग अलग सेट हैं जहाँ पे ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। इतना हमें दिया गया है और हमसे शो करने को बोला गया है कि बी और सी जो ये 2 सेट हैं ये बराबर होंगे, ऐसा शो कर दो, ठीक है। तो देखो मैं आपको 2 तरीके मैंने कहा भी बताने को, तो दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। पहले जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल जनरल तरीका है, ठीक है, जहाँ से हम ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं जब भी क्वेश्चन में हमें किन्हीं भी 2 सेट को बराबर करना होता है। तो ये पहला जो तरीका है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन में आराम से अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तरीका क्या है पहले समझ लो। ये तरीका ये है कि अगर कोई सेट ए है और वो सबसेट हो जाए मान लो बी का, और बी भी सबसेट हो जाए ए का, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी बराबर है। याद करो जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे इस चैप्टर के, तो मैंने कहा था ये चीज़ बहुत जगह काम आएगी,
ठीक है, कि अगर दो सेट को आपको बराबर प्रूफ करना है तो पहले को दूसरे का और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ करो, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे बी और सी को बराबर प्रूफ करना है तो मुझे किसी तरह से बी को सबसेट दिखाना होगा सी का और सी को सबसेट दिखाना होगा बी का। अगर मैं ये दोनों चीजें दिखा देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी बराबर है। ठीक है, तो ये जर्नल आइडिया होता है जब भी हमें दो सेट को बराबर प्रूफ करना है। तो पहले तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको करेंगे, फिर एक और तरीका देखेंगे। देखो मैं यहाँ पे अब शुरू करता हूँ इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अपने को देखो गिवन क्या है, अपने को गिवन है कि भैया ए यूनियन बी जो है वो बराबर है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। क्लियर है। अब यहां पर जो हमें प्रूफ करना है वो भी चलो लिख देता हूं। टू शो, हमें शो करना है कि सेट बी बराबर है सेट सी के। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर मुझे बी और सी को बराबर दिखाना है तो मुझे बी को सी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और सी को बी का। सबसेट के लिए क्या दिखाना होता है कि भाई अगर जितने भी एलिमेंट अगर बी में है, अगर ये इंप्लाई हो जाए कि यही एलिमेंट सी में भी होंगे तो बी सी का सबसेट हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, बी सी का सबसेट हो जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं, मतलब मुझे शुरुआत इस कॉन्सेप्ट की इस तरह से करनी है कि कोई एलिमेंट मैं एज्यूम करूंगा कि वो बी में है और मैं कुछ भी तामझाम करके कहीं ना कहीं से ये लेके आऊंगा कि ये इंप्लाई कर रहा है कि वो एलिमेंट सी में भी है, तभी तो बी सी का सबसेट होगा। पहले इतना करते हैं कि बी को सी का सबसेट दिखाते हैं, फिर सी को बी का दिखाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है ये मेरे को हिंट मिल गया कि भाई शुरुआत यहाँ से करनी है कि लेट एलिमेंट एक्स है जो सेट बी को बिलोंग करता है। अब मुझे किसी तरह से ये सारे एलिमेंट एक्स जो होंगे, एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो सी के अंदर लेके आनी है। कैसे करेंगे, देखो एक्स सी को अगर बिलोंग करेगा तो पक्की बात है कि यही एलिमेंट एक्स हर उस सेट के साथ बिलोंग करेगा जिसका यूनियन आप बी के साथ ले लो। ठीक है, यानी कि ये ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। इसका रीजन ये है कि भाई जो बी है ना वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। समझो, मैं आपको समझाऊं अगर सिंपल वेन डायग्राम से, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे अगर समझो कि देखो टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए ताकि आप नए क्वेश्चन ट्राई कर पाओ, उसके लिए आपको ये एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन समझाना होता मकसद तो फिर तो ये फटाफट हो जाता, लेकिन आप इस तरह के और क्वेश्चन में सोच पाओ कि किस तरह से सोचने की प्रोसेस शुरू होती है। देखो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आप चाहे क्लास 11-12 का कोई क्वेश्चन उठाओ, चाहे IIT JEE का उठा लो, एडवांस का उठाओ, मेंस का उठाओ, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है वो क्लू अगर मिलता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यार सोचना की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है ना, इसीलिए मैं एक एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट बी में है तो वही एलिमेंट हर उस सेट में होगा जिसका यूनियन आप बी के साथ ले लो। क्यों? क्योंकि यार जो बी में होगा वो बी के साथ कुछ भी लो, किसी का भी यूनियन लो, उसके अंदर तो आएगा ही ना। देखो भाई ए यूनियन बी ये पूरा होगा। अब जो चीज बी के अंदर मौजूद है वो इसके यूनियन में तो आएगी ही आएगी। इसका रीजन क्या होता है कि सेट बी जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, या किसी के भी साथ यूनियन ले लो बी का। ठीक है, आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि भैया जो बी है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, बी सबसेट है ए यूनियन बी का, इसीलिए बी के अंदर जो भी एलिमेंट रहे होंगे वो ए यूनियन बी में रहेंगे, पक्की बात है। अब जैसे ही हमने इतना लिया, अब हम चालाकी सारी कर किस लिए रहे हैं कि x अगर b में था तो x किसी तरह से c में आ जाए। अब कहानी में x तो नजर आ रहा है लेकिन c तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो यहां से हमारे दिमाग को क्लू मिलता है कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ऐसा लेके आना है जहां पे मुझे c नजर आ जाए भाई साहब। तो मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि यार a यूनियन b तो a यूनियन c के बराबर है। तो यहां से मेरे दिमाग में चमकता है कि यार चलो, अगर मैं a यूनियन b की जगह a यूनियन c रख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A यूनियन B बराबर दिया गया है A यूनियन C के। कुछ गलत नहीं हुआ लेकिन मेरा काम बन गया।
कहीं ना कहीं से x जो b में था वो c के नजदीक जा रहा है। एग्जैक्टली c में अभी हमें नहीं प्रूफ किया, लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं से c की एंट्री तो हो गई ना सर। इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आता है तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हो कि भाई x अगर a यूनियन c में है, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब है कि x या तो a में रहा होगा या फिर यही x c में रहा होगा। यानी कि x या तो a को बिलोंग करता होगा या c को बिलोंग करता होगा। यही तो डेफिनेशन है ना सर यूनियन ऑफ सेट की, ठीक है। a यूनियन c का क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए को बिलोंग करे या सी को बिलोंग करे या दोनों को ही करते हो। उसको हम लिखते हैं इस तरह से ही है। क्लियर है इतना? अब देखो, अब यहां से दो केस बनते हैं साहब, केस 1 केस 2, ठीक है। जो हमने शुरू में स्टेटमेंट मानी इसको स्टेटमेंट 1 बोल के छोड़ दे रहा हूं। केस 1 केस 2 का क्या मतलब है? हो सकता है एक्स ए के अंदर हो या हो सकता है सी के अंदर हो, ठीक है। तो यहां से मैंने लिखा केस 1 क्या है, इफ x belongs to a, और केस 2 मैंने क्या लिखा, if x belongs to c। यही दो केस बन रहे हैं ना साहब। आ जाओ आगे, ठीक है। देखो केस 2 में तो सीधा सीधा प्रूफ हो गया। अगर केस 2 की तरफ जाओगे तो स्टेटमेंट 1 में दिख रहा है कि x b को बिलोंग कर रहा था, यहां दिख रहा है x c को बिलोंग कर रहा है, तो सीधा सीधा b c का सबसेट हो गया, ठीक है। वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां थोड़ा लग रहा है दिक्कत, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगी। अभी देखो कैसे, यहां देखो x a को बिलोंग करता है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने स्टेटमेंट 2, इसको मान लिया स्टेटमेंट 3। अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है सोचना। एक बार आपको अगर सोचना आ जाएगा ना सर, क्वेश्चन को रटने के लिए मत पढ़ो कि ऐसे पढ़ लिया चलो हो गया। एक बार अगर सोचना आ जाएगा आप नए क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है। यहां से देखो x a को बिलोंग कर रहा है स्टेटमेंट 2 में, x b को बिलोंग कर रहा था 1 में, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x belongs to a and x belongs to b, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x a को भी बिलोंग कर रहा है, x b को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x belongs to a इंटरसेक्शन b। नहीं हो गया क्या? ध्यान से देखो भाई, x b के पास भी था और केस इसमें x a के पास भी है, मतलब दोनों के ही पास है। तो वो हिस्सा जो दोनों के पास हो वो उनके इंटरसेक्शन के पास ही तो होता है भाई। वो एलिमेंट जो a और b दोनों के पास होते हैं यही तो आते हैं वो इनके इंटरसेक्शन में। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। अगर a एंड b में है तो इसका मतलब है वो उनके इंटरसेक्शन में है साहब। अब फिर से मेरा दिमाग वहीं पे लगा हुआ है बार बार कि x अगर b में था शुरुआत में ही तो मुझे किसी तरह से c में लेके आना था। सेकंड वाले केस में तो आ ही चुका, मेहनत नहीं करनी। यहां पे मुझे c में लेके आना है साहब। अब मुझे c नजर नहीं आ रहा, कहानी में c की एंट्री कैसे होगी? a इंटरसेक्शन b दिया गया है, मुझे इसकी जगह कुछ लिखना जहां पे c आता हो। तो मुझे शुरुआत में एक और चीज तो दी गई थी कि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो क्या मैं a इंटरसेक्शन b की जगह a इंटरसेक्शन c नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, ठीक है, और लिखूंगा भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, इसीलिए इसकी जगह मैंने इसको लिखा। देख लो, a इंटरसेक्शन b की जगह a इंटरसेक्शन c लिखा है ना सर। क्लियर हो गया? अब तो काम बन गया। क्यों बन गया? इसका मत देखो, अब जो a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करेगा तो पक्की बात है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है भाई। जो a और c के इंटरसेक्शन में है मतलब वो a में भी है और c में भी है भाई। जो a इंटरसेक्शन, मान लो ये a है ये c है, तो जो इनके इंटरसेक्शन में वो दोनों में ही होगा, एंड आएगा ना। हमें मतलब a से है नहीं, हमारा काम चलेगा भैया इससे, इसमें होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, सी में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं स्टेटमेंट 4 तो अब मैं क्या बोलूंगा? हमें बोलूंगा फ्रॉम, ठीक है, ये इंप्लाई हो गया फ्रॉम 1 एंड 4। देखो 1 में क्या था कि x b में है, ध्यान से देखो 1 में क्या था कि x b में है और 4 में क्या गया कि x a में भी है c में भी है। a से हमें मतलब नहीं है, c में तो है, इससे मतलब है। तो यहां से करते हैं कि 1 और 4 को देख के हम लिख सकते हैं कि इफ x belongs to b then x belongs to c, this imply
बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, केस 1 में ये हो गया। और केस 2 में तो आपको डायरेक्टली लिख देना है साहब, केस 2 में तो डायरेक्टली लिख देना है कि भैया फ्रॉम 1 एंड 3rd। 1 में क्या था, x, 1 में क्या था, इफ x बिलोंग्स टू b, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू c आ गया। देखो 1 में क्या था, x बिलोंग्स टू b, ऊपर चला गया। अब ये दिखाता है x बिलोंग्स टू b। ये अलग अलग केस बनाएंगे ना, और वाला केस, इसलिए दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रू होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक जगह भी ये बात गलत हो जाती है तो हमेशा वो चीज ट्रू नहीं रहेगी ना, हमें ट्रू दिखाना है क्वेश्चन में कि हाँ ये चीज होती है। तो हमें इस केस में भी दिखाना पड़ेगा कि भैया बी सी का सबसेट था, और उस केस में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया ना, वो बी में था, सी में हमने प्रूफ कर दिया, डायरेक्ट वही बन रहा था केस। तो इसका मतलब क्या है, बी इज सबसेट ऑफ सी। सो फाइनली बी सी का सबसेट हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेम एज सी इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि सी बी का सबसेट है। कैसे, सेम एज क्यों लिखा, कहानी में बस आपको क्या करना पड़ेगा, x बिलोंग टू बी था ना, शुरुआत करो x बिलोंग टू सी से। ठीक है, फिर a यूनियन बी की जगह सीधा a यूनियन सी लिखते पहले, फिर उसकी वैल्यू पुट करते यूनियन बी, मतलब वो हो जाता सेम एज। ठीक है, सेम एज सी सबसेट ऑफ बी। कितनी स्टेटमेंट हो गई थी, 4 5, चलो जो भी हम समझ रहा हूँ 4 हुई थी, चलो 5 भी है और छठी से बोल दिया फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम स्टेटमेंट 5 एंड 6। नंबरिंग में देख लेना कुछ गड़बड़ी हुई तो हो सकता है 5 हो गया तो छठा 7वां गया। ठीक है, तो यहाँ से बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ये हमने सेम एज करके लिया। ठीक है, एक तरीका तो साहब ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक तरीका तो ये इसको प्रूफ करने का, क्या और कोई भी तरीका है, और भी तरीके हैं, तरीका नहीं तरीके हैं। ठीक है, मैं बस एक और बताऊंगा, देखो सीधी सी बात है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं गिवन। ठीक है, गिवन क्या है कि ए यूनियन बी, मेथड 2, इसी क्वेश्चन को करने का ये मेथड 2 है साहब। ठीक है, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के। अब मेरे सोचने की प्रोसेस क्या होगी वो देखना कि क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में फटाक से क्या आता है कि भाई पता कैसे लग रहा है कि हम यही करेंगे, है ना। जैसे अब मैं अगर बिना कारण बताए आपको बोलूं तो मैं सीधा बोलूंगा दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, ए यूनियन बी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कैसे पता लग गया। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, हम ऐसा कर सकते हैं साहब। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं और आगे कराने लगूं क्वेश्चन, तो आप में से ज्यादातर बच्चों के दिमाग में, खास करके जो बच्चे पहली बार इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके दिमाग में आएगा कैसे पता लग गया, ये तो रटने वाली बात हो गई कि यार इसका इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ। क्यों ले ले बी के साथ इंटरसेक्शन, देखो समझाता हूं क्यों ले लो। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों लिखी मैं लिख देता हूं, गिवन है ये। ठीक है, गिवन। अब मैंने क्या बोला, वैसे गिवन हम यहाँ लिख चुके थे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसका भी इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, उसका भी इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, ये दोनों चीजें इक्वल दी गई थी, दोनों का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लिया। क्यों लिया, लेकिन इसलिए लिया साहब क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मुझे ये चीज भी गिवन है और ये चीज भी गिवन है। ये चीज जो गिवन थी मैंने यहां यूज कर ली, तो इतना तो पक्का है कि अगर वो भी गिवन है तो क्वेश्चन जो प्रूफ हो रहा है उसमें उसका कोई ना कोई रोल रहा होगा, कोई ना कोई योगदान रहा होगा ना। तो हम उसको यूज कैसे कर पाएंगे, अगर सोचो मुझे यूज करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो कहीं ना कहीं मुझे ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर बी के साथ इंटरसेक्शन ले लूं दोनों तरफ और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ये ए जब इसके साथ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या यहां पे ए इंटरसेक्शन बी नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब जैसे ही मेरे दिमाग में कि ए इंटरसेक्शन बी तो वहां से बन सकता है, जब बनेगा तो मैं उसको यूज कर लूंगा कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं और मेरा काम शायद बन जाए। ऐसे ही तो हम सोचते हैं सवाल के शुरू में, और कैसे सोचोगे, शुरू में सब कुछ थोड़ी पता लग जाएगा कि ऐसे हो ही जाएगा, नहीं होगा। जब भी नया सवाल कोई बच्चा ट्राई करेगा तो बस उसे इतना हिंट मिलना काफी होता है कि चलो यार कुछ तो सही कर रहा हूं मैं, आगे जाके देखा जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ इंटरसेक्शन लिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि भाई अगर a प्लस बी इंटू यहाँ पे c आ जाए तो क्या करते हो आप, a इंटू सी, यानी बाहर वाला निशान मल्टीप्लाई का यहाँ आता है और फिर जो बीच में था ना वो यहाँ आता है और फिर ये b इंटू सी होता है।
ध्यान से देखो, जो निशान ब्रैकेट के बाहर था वो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, जो बीच में था वो यहाँ पे आएगा। वही चीज हम यहाँ अगर करें तो सीधी सी बात है कि यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B। ध्यान से देखो, किसी को भी कंफ्यूजन हो इसमें तो कि भाई जो निशान बाहर था वो यहाँ आया और यहाँ आया, जैसे यहाँ हुआ था मल्टीप्लाई का निशान बाहर आया तो बाहर। क्लियर हो रही है बात? और ये प्लस बीच में आया, जो भी बीच में था वो यहाँ आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, जैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट लॉ पढ़ा था, ये भी पढ़ाया है मैंने बेसिक में। ठीक है, कि यहाँ भी हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब। ठीक है, यहाँ भी करोगे तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। देखो वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, बहुत लंबी। बाकी लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज देखोगे ना, बाकी टीचर्स की, तो हो सकता है वो मेरी वीडियो से बहुत छोटी हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक एक चीज यहाँ बता रहा हूँ, अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, तो वीडियो तो लंबी होगी साहब। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B हो गया यूनियन, ठीक है, C इंटरसेक्शन B हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो, सेम सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट हो जाएगा और क्या, यानी कि B इंटरसेक्शन B खुद B ही तो होगा, B का B के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया A इंटरसेक्शन B, यहाँ क्या आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या आया, अच्छा A इंटरसेक्शन B है जो है, इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं क्या, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यूज कर सकते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे क्या आ गया A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऐसे काट दो, नहीं सर ये नहीं होता, यहाँ नहीं होता वो। ठीक है, यहाँ पे इसका यूनियन यूनियन है दूसरे के साथ, तो वो गलती मत कर देना। अच्छा ठीक है, C इंटरसेक्शन B को, ठीक है, C इंटरसेक्शन B को मैं B इंटरसेक्शन C भी लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है यार। C इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन C लिखो, एक ही बात है ना। देखो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, इतना हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, A इंटरसेक्शन B का यूनियन B के साथ लोगे ना साहब, B ही मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में नहीं आया। जब भी कंफ्यूजन हो, वेन डायग्राम जिंदाबाद भाई साहब। ठीक है, ये A ये B, देखो A इंटरसेक्शन B किसे बोलेंगे, इसे। ये A इंटरसेक्शन B है और पूरा का पूरा सेट B के साथ यूनियन लेना है। पूरा का पूरा सेट क्या है, B ये है, दोनों का यूनियन मिला है तो वापस से B ही तो मिला, वही है। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या कैमरे में? दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? आ जाओ यहाँ पे आओ। ठीक है, बाकी चीज तो ऐसी छाप दो साहब, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जो बाकी चीजें हैं, ठीक है ना, ऐसे ही छाप दो, कुछ मत करो इसमें। ठीक है, ये हो गई ठीक है अपनी इक्वेशन 1 यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमने B के साथ इंटरसेक्शन लिया था तो मुझे कहीं ना कहीं A इंटरसेक्शन B नजर आ रहा था, तो क्या यही चीज मैं C के साथ भी करूंगा तो मुझे A इंटरसेक्शन C नजर आ जाएगा? हाँ, ठीक है, यानी कि यही चीज मुझे दोबारा उतारनी है जो गिवन था। ठीक है, नाउ फिर से दोबारा उतारनी है। नाउ A यूनियन B बराबर दिया था A यूनियन C के, है ना, ये गिवन था, वही लिखा है जो ऊपर लिखा था। लेकिन इस बार क्या करो, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लो C के साथ। ठीक है, इसको अलग से दिखा दो, इंटरसेक्शन B के साथ लिया था ना पिछली बार, इस बार C के साथ ले लो साहब। दोनों तरफ इंटरसेक्शन C के साथ लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करो, हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ से A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन A C। ठीक है, A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C। क्लियर हो गया? 12 निशान या अलग अलग होना चाहिए। अब आ जाओ ध्यान से देखना, C इंटरसेक्शन C ही होता है। ठीक है, और यहां पर देखो जरा, B इंटरसेक्शन C यहां पर भी है, बिल्कुल है। यहाँ पे A इंटरसेक्शन C है, वहां पे A इंटरसेक्शन B है। बस अगर यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की जगह यहाँ भी A इंटरसेक्शन B हो जाए तो ये दोनों चीज़ें तो बराबर हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A इंटरसेक्शन C ना लिख के, ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C को रहने दो, A इंटरसेक्शन C को ना लिख के मैं A इंटरसेक्शन B लिख देता हूँ। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई क्या? बिल्कुल।
कहानी में इसकी जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी गिवन है कि वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। शुरुआत में देख लो ये दोनों चीजें बराबर दी गई हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिए गए तो एक दूसरी जगह लिख सकते हैं, चाहो तो आप कारण में लिख लो। और इनका क्या होगा साहब, इनका मतलब हो जाएगा सी। कैसे सी हुआ समझ में आया किसी को? जो पीछे रीजन था, ठीक है, जो पीछे रीजन था वही है, ठीक है, कि भाई ए इंटरसेक्शन सी है ये, ठीक है, मान लो ये ए है और ये सी है, ए इंटरसेक्शन सी ये रहेगा और इसका यूनियन सी के साथ ही लेना है, तो सी तो ये पूरा ही रहेगा, उन दोनों का यूनियन मिला के वापिस से सी ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, अगर मैं बोलूँ सेकेंड इक्वेशन, तो जो बी है वो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है और सी भी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ये दोनों चीजें इक्वल हैं साहब, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये जिसके बराबर है ये जिसके बराबर है वो भी इक्वल होंगे। हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and, तो मैंने आपको दो तरीके बताए, आप जिस मर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका है वेन डायग्राम से भी, बट ठीक है कभी कभी उस पर टीचर थोड़ी बहुत आपत्ति जता देते हैं, तो मैं वो नहीं बता रहा अभी, ठीक है। चलो क्लियर हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई चौथा क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में याद रखना क्या बोला है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब ये चारों की चारों कंडीशन कहीं ना कहीं से लगभग सेम मीनिंग ही रखती है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। कैसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले समझो, पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि ए सबसेट है बी का। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी एम्प्टी सेट है। तो ये कहने का मतलब है कि ए माइनस बी एम्प्टी तभी होगा जब ए बी का सबसेट रहा हो। मतलब ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं से घूम फिर के सेम मीनिंग जैसा कुछ लेके आएंगी, इसीलिए बोला गया कि ये इक्विवेलेंट है। ए यूनियन बी भी तभी होगा जब ए बी का सबसेट रहा हो। ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर ही तभी होता है जब ए बी का सबसेट रहा हो। मतलब ये चारों चीजें कहीं ना कहीं से एक ही बात पे आ रही है कि ए बी का सबसेट रहा होगा, मतलब ये चारों इक्विवेलेंट है। ये प्रूफ करना है हर केस में। अगर मैं प्रूफ कर दूं, इस केस में प्रूफ कर दूं ए बी का सबसेट है, इस केस में प्रूफ कर दूं ए बी का सबसेट है, इस केस में भी प्रूफ कर दूं ए बी का सबसेट है, तो चारों बातें तो वही हो गई ना कि ए बी का सबसेट है, मतलब ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हो गई। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। क्वेश्चन का मीनिंग अगर समझ में आया साहब, तो अब शुरुआत करते हैं पहले केस से। पहला केस क्या है, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाई करना है कि भैया एक्स बी में भी रहा होगा, ठीक है। ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई, चलो भूल जाओ। दूसरी से प्रूफ करके यही चीज लेके आऊंगा मैं, तो मेरा काम बनता चला जाएगा। चलो सेकंड जो है, ठीक है ना, कैमरा हिल गया है शायद, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको बाद में सही करेंगे। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, ए माइनस बी इज एम्प्टी सेट गिवन। याद रहे गिवन, और मुझे लेके क्या आना है कि अगर ए माइनस बी एम्प्टी आ जाए ना साहब, तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब ए बी का सबसेट रहा हो। कैसे समझाता हूं, ध्यान से देखो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। ये होता है a माइनस बी का मतलब। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि भैया वो एलिमेंट x के a माइनस बी के अंदर आएंगे जो b के साथ कॉमन ना रहे हो। मतलब जो b के साथ कॉमन एलिमेंट थे वो हटा दो, यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। a माइनस बी का देखो, अगर नहीं याद है ना कोई बात नहीं, याद दिला देता हूं, ठीक है। यहां से याद करो कि अगर ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है ना साहब, इसको अपन बोलते हैं A माइनस बी। मतलब B के वो एलिमेंट हमने घटा दिए जो A के अंदर थे। अब ये जो पीला वाला हिस्सा है, इसमें वही एलिमेंट X होंगे जो A को तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इस हिस्से में जो मैंने शेड किया है पीले कलर से, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के पास भी हो। यानी कि यहाँ पे जितने एलिमेंट बचे हैं वो सबके सब ए के पास हैं, लेकिन अब वो बी के पास नहीं है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा था साहब,
ये वाला, ये ए के पास भी थे और बी के पास भी थे, यही हिस्सा हमने रिमूव कर दिया। तो ए माइनस बी का एक और मतलब होता है जो कि ज्यादा सही लगता है समझने में, कि ए माइनस बी का मतलब है कि सेट ए में से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो बी के साथ कॉमन थे, यानी इंटरसेक्शन वाले थे। समझ में आ गई बात? तो अब जरा ध्यान से देखना साहब, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां कहेंगे कि यार लेकिन ये चीज तो अपने क्वेश्चन में एक एम्प्टी सेट दी गई है। ध्यान से देखना, यहां तक तो कहानी ठीक लग रही है कि x a को बिलोंग करे और x b को बिलोंग ना करे, वही एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में। लेकिन वो एलिमेंट आए कहां? आए ही नहीं, एम्प्टी सेट आ गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं ऐसा, कुछ बचा ही नहीं ऐसा। ध्यान से देखना कि भाई a माइनस बी में वो एलिमेंट आ रहे थे जो a में हो लेकिन b में ना हो, लेकिन हमने देखा ये तो एम्प्टी सेट दिया गया है, मतलब इसका मतलब है देयर इज नो x। अभी मैं इसको फिर से समझा दूंगा वेन डायग्राम से, एक बार लिख लूं, देयर इज नो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। भाई अगर इस कंडीशन से कोई एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, कोई भी ऐसा एलिमेंट x है ही नहीं कि जहां पे x a में हो और b में ना हो। इसका मतलब ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जितने भी x a में थे, ठीक है, वो सारे के सारे b में भी थे, तभी तो a में से b घटाने पे कुछ नहीं बचा। सोचो ना, अगर a में से b घटाने पे कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b के पास थे। अगर a के पास कुछ एक्स्ट्रा होता तो वो बचता, लेकिन यहाँ तो एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट a के पास थे वो सब b के पास थे, तभी इनको करके 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 मतलब एम्प्टी सेट, कि a इज सबसेट ऑफ b। फिर से समझ लो, जैसे मान लो सेट a में आया 1 2 3, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, और सेट b में कुछ एलिमेंट आए और मुझे a माइनस बी में ऐसा दिखाना है कि कुछ बचे ही ना, एम्प्टी सेट रहे, तो भाई b के पास 1 2 3 तो होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो एलिमेंट a के पास हैं वही एलिमेंट कम से कम अगर b के पास भी हो, तभी तो माइनस करने पे a के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसा हो जाएगा कि इसमें मान लो कि कोई भी एलिमेंट इसके पास मिसिंग है, तब वहां पे वो बच जाएगा, जैसे अगर 3 मिस होता तो 3 बच जाता ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सर, क्योंकि एम्प्टी सेट बच रहा है, a में से b माइनस करने पे एम्प्टी सेट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट a के पास है सब b के पास रहे होंगे, तभी वो माइनस करने पे कुछ बच नहीं रहा। और अगर ऐसा हो जाए तो वो सबसेट होता है, यही तो हमने सीखा है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? चलो अब अगर ये क्लियर हो गया, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, देखो पहला का मतलब था ए बी का सबसेट है, यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया ए बी का सबसेट है। अब यहां से प्रूफ करते हैं जरा ए बी का सबसेट है। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है और एक गिवन है। मुझे जो प्रूफ करना है ना वो हमेशा दिमाग में रखना है सर आपको, या मुझे जो भी क्वेश्चन कर रहा है, मुझे प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, तो मैं शुरुआत कहीं ना कहीं से करूंगा कि कोई एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग करता है और मैं उसको लेके आऊंगा कहीं ना कहीं से कि वो बी में भी है। तो शुरुआत करते हैं यहां से, लेट x बिलोंग टू ए, मान लिया। अब अगर x a में है तो पक्की बात है x a यूनियन b में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर वो कोई भी एलिमेंट यार किसी भी सेट में हो, अभी मैंने पीछे भी समझाया था, तो उस सेट का यूनियन आप किसी के साथ ले लो, उसके अंदर होगा ही होगा। आप a यूनियन b बनाओ वेन डायग्राम में, तो जो a के पास होगा वो a यूनियन b के अंदर भी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि a सबसेट है a यूनियन b का, आप रीजन में लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ हम बोल सकते हैं कि भाई a यूनियन b तो b के बराबर दिया गया है, तो a यूनियन b की जगह b पुट कर सकते हैं। कारण क्या है, a यूनियन b इज गिवन इक्वल टू सेट b, इसलिए मैंने a यूनियन b की जगह b लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, x अगर a के पास है तो x b के पास भी है। ठीक है, जिसको ये सेकंड वाला नहीं समझा फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, कोई भी एलिमेंट अगर a के पास है, अब a का यूनियन आप x y z किसी के साथ भी ले लो, x उसके अंदर भी रहेगा अगर आप यूनियन ले रहे हो तो।
पक्की बात है, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ दिस सेट A U and B। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो A अगर X अगर A के पास था तो X B के पास भी आ गया, इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B। यही तो दो चीजें चाहिए होती हैं हमें। ठीक है, क्लियर है इतना, ये क्लियर हो गया। चौथा में देखो, अब इसमें भी तीसरी स्टेट में भी हम कहीं ना कहीं से ये ले आए, जो ये पहला था। अब चौथे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसमें कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A के बराबर है। तो फिर से मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर क्या लिखूंगा, X बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब आप बोलोगे जरूरी थोड़ी है जो एलिमेंट A में हो B के साथ इंटरसेक्शन में आएगा। हाँ मुझे ही पता है, लेकिन इतना भी तो पता है कि A यहाँ पे A इंटरसेक्शन B के बराबर दिया गया है, तो मैंने पुट कर दिया भैया A की वैल्यू इंटरसेक्शन B। क्या सेट A इंटरसेक्शन B के बराबर नहीं दिया, मैंने इसको पुट किया है। ये मत सोच लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी A इसके अंदर है तो A इंटरसेक्शन B में तो होगा, नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो जो एलिमेंट यहाँ वाले होंगे वो A में तो हैं, लेकिन वो A के साथ जो B का इंटरसेक्शन आ रहा है ना साहब, किस कलर से दिखाऊं इसे, उसमें नहीं है। यहाँ वाले एलिमेंट, हाँ ठीक है कि जो A में होगा जरूरी नहीं है उसके इंटरसेक्शन में आए, तो उस लॉजिक से लिखा भी नहीं है। ये किस लॉजिक से लिखा है कि A जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो मैंने सेट A की वैल्यू पुट कर दी जो मुझे गिवन थी, बस इसलिए। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ, इसका क्या मतलब हो गया, अब जैसे ही X A इंटरसेक्शन B में आया, इसका मतलब है कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो अब जरा इसको देखो और इसको देखो, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम अबव स्टेटमेंट्स इफ X बिलोंग्स टू A, यहां से ये इंप्लाई कर देता है कि X बिलोंग्स टू B, इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B। हेंस फोर स्टेटमेंट्स या फिर हेंस ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ये बोल सकते हो। ठीक है साहब, चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। मतलब अगर A B का सबसेट होगा तो किसी सेट में से B घटाया जाए और उसी सेट में से A घटाया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा C माइनस B वो सबसेट होगा C माइनस A का। ऐसा हमें प्रूव करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको एक बात पे ध्यान देना होगा। वो बात क्या समझाता हूँ, देखो यहाँ पर A जो है ना वो सबसेट गिवन है B का, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें ये पता है कि अगर A B का सबसेट है तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, ये इंप्लाई होता है कि वही एलिमेंट X B के पास भी रहा होगा। इतना तो हम अब तक करते आए हैं, लेकिन इससे एक स्टेप और हमें समझना है आगे, ताकि वो चीज़ आराम से प्रूफ की जा सके। वो स्टेप क्या है समझाता हूँ। वो स्टेप ये है कि भैया अगर कोई एलिमेंट, ठीक है मैं लिख रहा हूँ ऑल्सो, इसका एक और मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट B के अंदर ही ना हो, ऑल्सो इफ X डज नॉट बिलोंग टू B, A की बात नहीं कर रहा, B की बात कर रहा हूँ, यानी जो सुपर सेट है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्सो इफ X डज नॉट बिलोंग टू B देन X कैन नॉट बिलोंग टू A। इतना तो हमें पता है ना कि भाई सबसेट का हर एक एलिमेंट सुपर सेट में होता है, तो एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज सुपर सेट के पास ही नहीं है तो सबसेट में नहीं हो सकती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि बी सुपर सेट था तो जो बी के पास ही नहीं होगा वो ए के पास नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे कि मुझे शुरू में ही कैसे पता लग गया कि मुझे इससे आगे जाके यहाँ पर ये चीज समझनी है, बाकी क्वेश्चन में तो मैं नहीं बता रहा था ये लाइन, इसमें कैसे पता लग गया कि ये चीज काम आ सकती है। फिर से वही दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, जब बच्चा पहली बार करता है कि हमें कैसे पता लग रहा है कि यहाँ तक जाना है। पता है इससे लग रहा है सर कि यहाँ पे C माइनस बी है। अगर मैं C माइनस बी की बात करूं तो C माइनस बी की डेफिनेशन में आएगा X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। डज नॉट बिलोंग टू वाला केस माइनस वाले में आता है, इसीलिए मैं ये चीज लेके आया, कहीं ना कहीं काम आएगी। क्लियर हो गया कहां से हिंट मिला। ठीक है, अगर आपको C माइनस बी या A माइनस बी
की डेफिनेशन पता है तो क्लियर हो गया होगा कि ये हिंट हमें मिल रहा है कि नेगेटिव वाले डेफिनेशन में डज नॉट बिलोंग वाला सिंबल भी कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। अब समझाता हूँ आगे। देखो अब आगे की अगर हम बात करें तो C माइनस बी करके भी कोई ना कोई एक सेट ही आएगा, दो सेट का डिफरेंस भी एक सेट होता है, ठीक है। इसको भी करके कोई ना कोई सेट आएगा, मतलब एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है। सबसेट प्रूव करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि कोई एलिमेंट x अगर इसमें बिलोंग करता है तो इंप्लाई करा दो कि वो इसमें भी है। अगर ऐसा करा पा रहे हो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, सब सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें हिंट मिलता है कि शुरुआत तो होगी कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट x है जो C माइनस बी में है, ठीक है, शुरुआत तो यहीं से होगी। तो मैंने लिखा लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। भाई कोई भी एलिमेंट x अगर C माइनस बी में है तो C माइनस बी की डेफिनेशन ही होती है ना कि C माइनस बी में वो x आएंगे जो C के पास है एंड B के पास नहीं है। आपने अगर डेफिनेशन पढ़ रखी है C माइनस बी की या A माइनस बी की तो ठीक है, और बेसिक मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है आपको। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे लाना क्या है साहब, मुझे लाना है C माइनस ए। तो अगर x, अब C माइनस ए का क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू C बट, या फिर एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। तो मतलब x बिलोंग टू C तो है, बस B की जगह यहाँ पे A हो जाए तो काम बन जाएगा, और B की जगह A में लिख सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B की जगह A लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा साहब, इसको बोल देता हूँ स्टेटमेंट 1 और इसको बोल देता हूँ स्टेटमेंट 2, यहाँ बोल देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। अब जरा ध्यान से देखो, 1 और 2 को आपको नजर आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि अगर कोई एलिमेंट B में ही नहीं है तो वो A में नहीं हो सकता है। और ये तो 1 को देख के पता लग रहा है, 2 को देखो जरा, x D में ही नहीं है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो x D में नहीं है तो A में भी नहीं रहा होगा। इसीलिए इसकी जगह मैंने लिख दिया x A में भी नहीं रहा होगा, इसकी जगह ये लिख दिया कि भैया x B में ही नहीं है तो A में भी नहीं रहा होगा। अब सिर्फ आपको देखना है इसको साहब, ये असलियत में क्या C माइनस ए ही नहीं लिखा हुआ, भाई x बिलोंग करता है C को लेकिन A को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है x बिलोंग करता है C माइनस ए को। अब यहां से, ठीक है, अब यहां से x देखो C माइनस बी को बिलोंग, अब आपको देखना किसको समझा दूं एक बार, ठीक है, अब आपको देखना किसको समझा दूं एक बार, आपको देखना है इसको कि x इस सेट को बिलोंग कर रहा है और ये इंप्लाई हो गया कि x इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए, ठीक है ना। दिस इंप्लाई C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए, क्योंकि x इसको जब भी बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई हो जा रहा है कि इसको बिलोंग करेगा, इसलिए ये इसका सबसेट है, खत्म बात, ठीक है। उतार लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 2 पार्ट पे क्वेश्चन है ये। पहले पार्ट में हमसे बोला गया है कि इसको बराबर दिखा दो इसके, जहां पर A और B कोई 2 सेट है। दूसरे पार्ट में हमसे बोला गया है कि इसको बराबर दिखा दो इसके। तो पहले हिस्से की बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना बस। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में, टू शो कि भाई जो सेट A है वो बराबर आएगा A इंटरसेक्शन B का यूनियन अगर लिया जाए A माइनस बी के साथ तो उसके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने ऐसा प्रूफ करने वाला, तो मैंने कहा था कि ये चीज़ बहुत जगह काम आती है कि अगर मुझे 2 सेट मान लो x और y बराबर प्रूफ करने हो तो इनको बराबर प्रूफ करने का एक जर्नल तरीका है जो ज़्यादातर जगह काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को याद करो, मैंने कहा था कि x को y का सबसेट दिखा दो और y को x का, मतलब अगर 2 सेट मुझे बराबर दिखाने तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो तो बराबर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक सेट है और ये सारा मिला के जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट ही आएगा। A का इंटरसेक्शन B के साथ लोगे, A माइनस बी करोगे, इन दोनों का यूनियन लोगे, रिजल्ट तो एक सेट ही आना है। तो मतलब ये पूरा जो मैंने बॉक्स में बंद किया असलियत में कोई ना कोई एक सेट मिलके बनेगा इससे,
तो ए को इसका सबसेट दिखाना है, तो उसके लिए मुझे ए को इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो ए को इसके बराबर दिखाना है, तो मतलब ए इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो, दोनों एक दूसरे के सबसेट अगर हो गए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकता हूं। ठीक, अब जब भी सबसेट की बात आएगी, ठीक है, जैसे x अगर y का सबसेट है या a b का सबसेट है, तो मुझे क्या दिखाना होता है सबसे पहले। ठीक है, जैसे a अगर इसका सबसेट है तो मुझे क्या दिखाना होगा कि अगर कोई एलिमेंट x इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यही एलिमेंट x इस पूरे को अगर बिलोंग कर जाए तो a इसका सबसेट बन जाएगा। पहले इतना करते हैं फिर आगे बात करेंगे साहब। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक, अब मैं आपको एक काम की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम आएगी। जब भी क्लास 11 में बच्चा आता है उसे मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, केमिस्ट्री, मतलब 10th से 11th में जब आप आए हो, ठीक है, चाहे आप 10th में कितने भी अच्छे थे पढ़ने में, 10th के मुकाबले 11th आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी, पक्का है, सबके साथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हो ना, फिर चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। जैसे ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाते हैं, तो मैं आपको छोटी सी काम की बात बता रहा हूँ। सेट्स वाले क्वेश्चन में, ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में जब आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार जो भी चीज़ें आपको नजर आ रही है उसका वेन डायग्राम बना के देख लो, भले वेन डायग्राम बनाने को ना बोला गया हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको वेन डायग्राम से विजुलाइज कराऊं तो इस तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको आसानी से हिंट मिलता है। जैसे देखो दो ही सेट है ए और बी, तो एक सेट ए ये रहा, दूसरा सेट बी सर ये रहा। अब विजुलाइज करने का तरीका क्या होगा सर, देखो जरा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट अपनी जगह, मुझे कहानी में जो जो नजर आ रहा है वो हिस्सा मैं देखूंगा सर कि वो हिस्सा कहाँ पे है, और जैसे ही मैंने इतना देखा अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा। जादू दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। एक बार विजुलाइज करो कि भाई ए इंटरसेक्शन बी है कहाँ पे, क्या इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं? बिल्कुल, मिसलेनियस तक आए हो तो बेसिक तो पढ़ के आए हो ना, तो ए इंटरसेक्शन बी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या चीज है साहब, यहाँ पे ए माइनस बी भी है। ए माइनस बी क्या हम इसको बोलते हैं, क्या हम इसी को ए माइनस बी बोलते हैं? बिल्कुल, यही तो अपना ए माइनस बी है साहब। कहानी में मुझे ए इंटरसेक्शन बी नजर आ रहा था, मैंने देख लिया कहाँ पे है। ए माइनस बी नजर आ रहा था, मैंने देख लिया कहाँ पे है। अब अगर मैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को पूरा मिला के देखूं तो क्या मुझे ये पूरा सेट ए ही मिलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक्स ए के अंदर रहा होगा तो वो दो ही जगह हो सकता है, या तो वो इस सफेद वाले हिस्से यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में हो सकता है, या फिर वो इस कलर्ड पार्ट में हो सकता है यानी कि ए माइनस बी में हो सकता है। अब यही चीज का यूज करके मैं बोल सकता हूं फ्रॉम द वेन डायग्राम वी कैन से कि भैया अगर x a के अंदर है तो ये तो पक्की बात है कि x या तो बिलोंग करता होगा a इंटरसेक्शन b वाले हिस्से में, या फिर x बिलोंग करता होगा a माइनस बी वाले हिस्से में। क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर a के अंदर है और हमने इसको दो कैटेगरी में a को डिवाइड कर दिया है, तो या तो वो इस व्हाइट वाले हिस्से यानी कि इसमें होगा या फिर इसमें होगा। बहुत क्लियर है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात? अब जैसे ही मैंने ये बोला साहब, तो क्या और का मतलब यूनियन नहीं होता है? जहां भी और लगा हम उसको ऐसे सेट में यूनियन लिख सकते हैं। इसका मतलब है x बिलोंग करता है सर a इंटरसेक्शन b, ये जो पोर्शन था मैंने लिख दिया, और की जगह यूनियन लगा सकते हैं अपन, और a माइनस बी। देख लो सर, कुछ नहीं किया मैंने खास, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आराम से हम पहुंच गए यहां तक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर x a को बिलोंग कर रहा था तो ये इंप्लाई हो गया कि x इस पूरे सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब a इस पूरे का सबसेट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सो a इज सबसेट ऑफ दिस, यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। एक कहानी तो मतलब एक काम तो बन गया यार, है ना, कि अगर x इसको भी, जैसे सोचो यहाँ पे फिर b होता, मेरे कहने जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिस बच्चे को मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि इस पूरे की जगह अगर मैंने b लिखा होता
कि x a को बिलोंग करता है तो x b को भी बिलोंग कर गया, तो मैं क्या लिखता कि a b का सबसेट है, यही तो लिखता। बस यहाँ पे b की जगह कुछ अजीब सी चीज दिख रही है तो उस अजीब सी चीज का ही सबसेट हो जाएगा। कहानी तो वही है ना, लॉजिक वही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो, अब a इसका सबसेट हो गया, लेकिन मुझे a को इसके बराबर दिखाना था तो मुझे उसका उल्टा भी दिखाना है, मतलब ये पूरी चीज a का भी सबसेट है ऐसा दिखाना है। तो इसको स्टेटमेंट 1 बोल के यहीं पे छोड़ दो साहब, आगे चलते हैं। आगे मैं क्या बोलूंगा ठीक, अब मुझे क्योंकि इस पूरे को इसका सबसेट दिखाना है तो मैं कहूंगा कि चलो मान लेते हैं लेट कोई एलिमेंट y है जो इसको बिलोंग कर रहा है साहब, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। क्लियर है? मान लेते हैं कोई इसमें, देखो अब अगर मैं इसी y को बिलोंग करा दूं a से किसी तरह से तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन वो मैं करूंगा कैसे, बस यही सोचना है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं कि अगर y इसके और इसके यूनियन में बिलोंग करता है, इसका साफ साफ मतलब है कि y बिलोंग करता है या तो a इंटरसेक्शन b में, या फिर भाई यूनियन लगाना और लगा दो, उल्टा कर दो, या फिर y बिलोंग करता है a माइनस बी को। दो केस बन गए, और वाले में दो केस बनते हैं ना सर, दो केस बने। ठीक है, केस 1, केस 1, केस 2। केस 1 क्या है? केस 1 है कि अगर ये वाली बात हुई तब क्या होगा, केस 2 क्या है कि अगर ये हुआ तब क्या होगा, बीच में और लगा है ना साहब। तो हम बोलेंगे अगर या इफ y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हमें क्या लेके आना है, y इसको बिलोंग कर रहा है तो a में भी बिलोंग करे, क्योंकि मुझे इस पूरे को a का स्क्वायर दिखाना, मुझे a से मतलब है। तो यार सोचो, अगर y a और b के इंटरसेक्शन में होगा तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब अगर x इसको बिलोंग कर रहा था तो इस केस में a में तो आ गया, तो यानी कि ये a का सबसेट तो है। इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन दूसरे केस में भी दिखाना पड़ेगा ना। दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में क्या है कि अगर ये वाला हिस्सा हुआ कि y a माइनस बी को बिलोंग करे तो a माइनस बी की डेफिनेशन खोल दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y बिलोंग करेगा a को एंड y बिलोंग नहीं करेगा b को। यही तो मतलब होता है a माइनस बी का, कि a को बिलोंग करे और b को ना करे। फ्रॉम बोथ द केसेस, फ्रॉम बोथ द केसेस यानी केस 1 एंड केस 2, ठीक है, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, हम दोनों ही केसेस से, ठीक है, हम दोनों ही केसेस से कह सकते हैं कि y a को तो बिलोंग करता है साहब, b से हमें भी मतलब नहीं है। ठीक है, y a से तो बिलोंग करता है। और शुरुआत कहां से हुई थी कि y इसको बिलोंग करता है, और कहां पे लाके बात हमने खत्म करी कि y a को बिलोंग करता है। कोई भी एलिमेंट जो इसको करता है ये इंप्लाई हो गया। ठीक है, दोनों कैसे इंप्लाई हो गया कि y a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी चीज थी वो कि क्या था, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, अब यहां से इसको मैंने बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको अगर मैं बोल दूं सेकंड स्टेटमेंट, तो जरा दोनों को एक साथ देखो। ये चीज उसका सबसेट है और ये चीज उसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं अगर, है ना, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 सेट A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। यही प्रूफ करना था साहब, हो गया। क्लियर है? क्लियर है सारी बात? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है ना, इतना मिटा दूं, स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिया होगा। सेकंड केस की बात, मतलब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड 200। देखो ये तो हिस्सा और आसान है साहब। 200 क्या शो करना है कि भाई A यूनियन B माइनस A, ध्यान से देखना, बराबर है A यूनियन B के।
अब फिर से इस पूरे को एक सेट समझो, इस पूरे को एक सेट समझो। समझो ये x है वो y है, तो x को y का सबसेट दिखा दो, y को x का सबसेट दिखा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही लॉजिक लगाएंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट, माना कोई एलिमेंट x है जो इसको बिलोंग करता है, जो भी है ये क्या है, ये a यूनियन b माइनस ए। अब मुझे किसी तरह से लेके आना है कि यही x उसको बिलोंग कर जाएगा। कैसे लेके आऊंगा, देखो बीच में यूनियन है तो और से हटा दो, इसको अलग कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा या तो a को, या फिर या तो a को बिलोंग करेगा, यूनियन लगा मतलब और इसको बिलोंग करेगा, ठीक है, और x बिलोंग करेगा b माइनस ए को, यही करेगा साहब। दिमाग में आपके रहना चाहिए कि यहां से आप चले हो। अब इसको अगर इसका सबसेट दिखाना है तो ये x इसको बिलोंग कर रहा था, तो आपको लेके क्या आना है, आपको लेके आना है यहाँ पे कि x a यूनियन b के पास भी है। तो जितने भी x इसके पास हैं वो a यूनियन b के पास हो जाएंगे, तो काम बन जाएगा, ये उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों ही केसेस में देखो x बिलोंग्स टू ए, केस 1, ठीक है, केस 1 इफ x बिलोंग्स टू a, केस 2 इफ x बिलोंग टू b माइनस ए, ठीक है। देखो अगर x a को बिलोंग करेगा तो पक्की बात है x बिलोंग करेगा a का यूनियन आप किसी के साथ भी ले लो। अभी हमारा काम b से बन रहा है, मैंने b के साथ यूनियन ले लिया कि भाई अगर x a के साथ है तो a यूनियन b में तो वो एलिमेंट आएंगे ही आएंगे जो a में आते होंगे, इतना तो कॉमन सा लॉजिक है, ठीक। और यहां पर x b माइनस ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले लिखो, इसका मतलब है x बिलोंग करेगा b को एंड x बिलोंग नहीं करेगा a को। लेकिन b को तो कर रहा है ना सर, a को भले ना कर रहा हो, इस केस में b को तो कर रहा है, मुझे मतलब है a यूनियन b से। तो पक्की बात है कि x अगर b को कर रहा है तो a और b का यूनियन लूंगा, क्योंकि b के अंदर है तो यूनियन में भी आ ही जाएगा। फ्रॉम बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस से देख लो, इस केस से भी x a यूनियन b का x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, यहां से भी x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, यानी दोनों ही केसेस से, फ्रॉम बोथ केसेस या बोथ केसेस इंप्लाइज, ठीक है, बोथ केसेस x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को। अब जरा ध्यान से देखना, इसको बोलूं अगर मैं 1, ठीक है, और दोनों केस से इंप्लाई हो गया कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये हो गया 2, तो मैं कह सकता हूं कि x जब भी इसको बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b में भी है, यानी कि वो चीज इसका सबसेट है, यानी कि a यूनियन b माइनस ए जो लिखा हुआ है वहां पे a यूनियन b माइनस ए वो सबसेट है a यूनियन b का। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये दूसरा था, चलो इसको अभी थर्ड बोल के छोड़ दो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर ये उसका सबसेट हो गया, क्योंकि मुझे बराबर दिखाना था इन दोनों को, तब उसको भी इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। दिखा देते हैं, कैसे करोगे, देखो मैंने लिखा नाउ लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब अगर कोई एलिमेंट x इसको बिलोंग कर रहा है और मैं इंप्लाई करा दूं कि वही इसको भी बिलोंग करेगा, तो सबसेट हो जाएगा। चलो x की जगह y लिख देते हैं, पिछली बार हमने x लिया था, ठीक है, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, मुझे कहानी में लेके क्या आना है, मुझे कहानी में लेके आना है a और b माइनस ए, तो और मेरे पास है a यूनियन b, तो मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा फिर से। देखो ये पूरा हिस्सा होता है a यूनियन b, ये इसी पूरे को a यूनियन b बोलते हैं। अगर ये एक a है और दूसरा b है तो a यूनियन b को हम मुझे a और b माइनस ए में बांटना है, तो या तो मैं ऐसे बांटूं या फिर मैं थोड़ा और अच्छे से करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो ये वाला हिस्सा क्या है, a माइनस बी, ठीक, ये वाला हिस्सा क्या है, b माइनस ए, ये बीच वाला हिस्सा क्या है, a इंटरसेक्शन b। क्लियर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं साहब, क्योंकि हमें कहानी में b माइनस ए नजर आया ना, तो मैंने b माइनस ए वाला हिस्सा एक बार विजुलाइज किया, तो मैंने देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट पूरे यूनियन में है तो वो 3 जगहों से हो सकता है, या तो वो a माइनस बी में रहा हो, या फिर वो a इंटरसेक्शन b में रहा हो, या फिर वो b माइनस ए में रहा हो। क्योंकि यूनियन में है तो यही 3 मेजर जगह हैं जहाँ पे वो हो सकता है। तो y अगर इसके यूनियन में है तो इसका मतलब ये है कि y
बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा a माइनस बी से, या फिर y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से, या फिर y बिलोंग करेगा b माइनस ए से। भाई जो a और b के यूनियन में होगा वो इन्हीं तीन जगहों से आ सकता है, या तो a माइनस बी से, या a इंटरसेक्शन b से, या b माइनस ए से। क्लियर हो गई बात। अब यहां से इसका मतलब है y बिलोंग्स टू, जहां जहां पे और है वहां पे यूनियन लगा दो। y बिलोंग्स टू पहले क्या है a माइनस बी, ये रहा लिख दिया, फिर और आया यूनियन लगा दिया, फिर a इंटरसेक्शन b है लगा दो a इंटरसेक्शन b, फिर और आया यूनियन लगा दिया, फिर b माइनस ए है लिख दो, है ना। नजरें हमेशा होनी चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना था साहब, हमें प्रूफ करना है कि y बिलोंग कर जाए किससे, जो भी ऊपर था, यानी कि a यूनियन b माइनस ए से, यही तो था, ठीक है। a यूनियन b से हमने शुरुआत करी, हमें क्या लाना है, हमें ये चीज लेके आनी है। तो देखो a कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। मुझे कहानी में सिर्फ a चाहिए और b माइनस ए चाहिए, b माइनस ए है, इसको छेड़ेंगे नहीं, यानी कि इस पूरे की जगह मुझे a चाहिए। अगर इस पूरे की जगह a बन जाए तो a फिर यूनियन b माइनस ए, और a बन रहा है कैसे, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को देखो, a माइनस बी मतलब ये वाला हिस्सा, और a इंटरसेक्शन b मतलब ये बीच वाला हिस्सा, दोनों मिला के पूरा सेट a बन जा रहा है। यानी कि a माइनस बी का यूनियन लिया अगर मैंने a इंटरसेक्शन b के साथ, तो इतने पूरे का रिजल्ट आ गया a, बाकी चीज यूनियन और b माइनस ए ऐसे ही रहने दिया, बस हो गया काम। फिर से देख लो, क्योंकि a माइनस बी ये वाला हिस्सा है, a इंटरसेक्शन b ये बीच वाला हिस्सा है, दोनों को जोड़ देंगे यूनियन लेंगे तो पूरा a बन जाएगा, इसलिए इसकी जगह मैंने a लिख दिया। ये चीज सेम लिख दी क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चीज चाहिए, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो y जब भी इसको बिलोंग कर रहा था, इसको अगर मैं 4 बोलूं, स्टेटमेंट 4, इसको बोलूं स्टेटमेंट 5, तो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है। देखो y जब भी इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इसका सबसेट हो गया, यानी कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ दिस, क्या चीज है ये, a माइनस बी यूनियन, सॉरी उसका नहीं इसका, ठीक है, सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए, ठीक है, सबसेट हो गया। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि ये a यूनियन b का सबसेट है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि a यूनियन b उसका सबसेट है। तो अगर मैं इसको बोलूँ स्टेटमेंट 6, तो आपको किस किस को देखना है, एक तो स्टेटमेंट 6 को जिसमें ये उसका सबसेट है, और एक स्टेटमेंट 3 को जिसमें वो इसका सबसेट है। तो यानी कि 3 और 6 को देखें तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टेटमेंट 3 एंड 6, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, यानी कि a माइनस बी, ठीक है, a यूनियन a माइनस बी बराबर हो गया a यूनियन b के, ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। a यूनियन b माइनस ए किसके बराबर हो गया, a यूनियन b के, ये मुझे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको बराबर प्रूव करना है। अब देखो जो तरीका हम पहले यूज करते हैं उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कि एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दो। अब चाहो तो ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, कब कहाँ क्या काम आ जाए, कब क्या कौन सी टाइम बचा ले, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास पेपर में कम टाइम है, और मान लो उस तरीके से, क्योंकि जब हम दोनों को सबसेट प्रूफ करते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक और सिंपल सा तरीका है, ट्राई करके देख लेना, अगर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा हो तुरंत समझ में आ जाएगा, देखते ही कि हाँ ये तरीका आसान पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। बहुत छोटा सा तरीका होता है वो तरीका क्या है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मुझे शो क्या करना है, देखो जरा, टू शो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तरीका वो ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। कोई जो जो ये हिस्सा फैला हुआ लग रहा है वो तो सिंपल ए लिखा हुआ है, इस फैले हुए हिस्से को उठाओ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये तरीका काम नहीं करेगा तो पहले वाला तरीका ही लगा लेना। तो देखो LHS मैंने उतारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जरा ध्यान से देखना।
अब मैं अंदर ले जाऊं इसको तो ए यूनियन ए हो जाएगा, पहले बाहर क्या नजर आएगा ए यूनियन ए, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, यानी हो जाएगा ए यूनियन बी। कई बार क्वेश्चन ऐसे बड़ी जल्दी आ जाते हैं। देखो ए का यूनियन ए के साथ लोगे ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में ए का ही इंटरसेक्शन ले रहे हो, सेट ए ही आएगा, बराबर आ गया RHS के, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत जल्दी हो गया। नहीं समझ में आया कुछ स्टेप तो समझा देता हूँ। देखो पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए आपको। आप क्या करते हो, ए यूनियन लिखा, फिर ये वाला साइन लिख दो जो भी है, ठीक। जो यहाँ निशान है वो दोनों ब्रेक के बीच में आएगा, और फिर इसी ए यूनियन को बी के साथ लिख दो। समझ में आ गया इतना। इसके बाद सेम सेट का सेम सेट के साथ यूनियन वही सेट होता है, ए आ गया, ठीक। और यहाँ पे ए यूनियन बी। अब अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो ये ए यूनियन बी तो ये पूरा है, ए यूनियन बी ये पूरा है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन खुद सेट ए ही तो होगा। जहाँ देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी पीला वाला हिस्सा है, ए वाइट वाला है, तो वाइट और येलो दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, ए पे। तो ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ ले जाएगा तो ए ही आएगा, और RHS में देखो तो ए ही है। हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। आसान था ना। सेकंड पार्ट, लेकिन बहुत बार हमारा जो दिमाग होता है इस तरीके में, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में फील नहीं कर पाता क्वेश्चन को, ठीक है ना, और वो हमें ज़्यादा कठिन लगता है, हमें तरीके नहीं मिलते, तो वहाँ पे उस तरीके से कर लेना। आपको तरीके दोनों आना चाहिए। एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के देख लो, ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको मुझे बराबर करना है ए के, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं LHS उतारूंगा। LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा हिंट देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं कैसे पता करते हैं, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो अंदर यूनियन हो, या फिर बाहर यूनियन हो अंदर इंटरसेक्शन हो, इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो क्वेश्चन हो जाते हैं। सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए पहले बाहर आ जाएगा, फिर ये वाला निशान यहाँ पे आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन भी ए ही रहेगा, सेम सेट का सेम सेट के साथ यूनियन बोलो या इंटरसेक्शन बोलो वही सेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आया यूनियन और यहाँ पे आया ए इंटरसेक्शन बी। यार ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के साथ लोगे, क्या ए ही नहीं मिल जाएगा? सिंपल सी बात है यार भाई, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये जो हिस्सा है वो ये रहा, और ये पूरा है ए, ये पूरा क्या है, ए है। तो ए का यूनियन इस पूरे का यूनियन एक साथ लोगे तो ये पूरा ही तो रहेगा, यानी सेट ए ही तो रहेगा, और यही तो RHS के बराबर है। देख लो, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन छोटा होता है, कैसे पहचाने कभी लगेगा, आसानी से मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होता है, ये शो कर दो। अब क्योंकि नीड नोट लिखा हुआ है तो एक एग्जांपल दे देते हैं हम, काफ़ी है, ठीक है। मैंने लिखा लेट ए बराबर 1,2, ए में 1,2 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होना चाहिए। तो बी में अगर मैंने लिखा 2,3, तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा साहब, क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी का ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ ना तो इसके अकॉर्डिंग ही तो दूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो 2 आ रहा है, तो अब आपको याद रहे कि ए इंटरसेक्शन सी जब आप लिखो, ए इंटरसेक्शन सी जब आप लिखो तब भी वो यही चीज आनी चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो मतलब सी को आप कुछ इस तरह से लिखो कि इसके अंदर 2 आता हो और कुछ और लिख दो 4। तो अब देखो ए और सी का ये क्या हो गया, ठीक है। हम थोड़ा चालाकी से बस इस एग्जाम्पल को लिखेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो फिर से 2 ही आ रहा है, लेकिन बी और सी बराबर ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 के बाद कुछ और लिख दिया, 3 नहीं लिखा 4 लिख दिया। तो क्लियरली ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी और सी देखो बराबर नहीं है।
तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो तो जरूरी नहीं होता है कि बी और सी बराबर आए, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, 1 2 2 3 2 4। क्लियर हो गया। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर a इंटरसेक्शन x बराबर हो b इंटरसेक्शन x और ये बराबर हो एम्प्टी सेट के, और a यूनियन x और b यूनियन x बराबर है, ठीक है, तो शो करो कि a और b बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि हम a को इस तरह से लिख सकते हैं, b को इस तरह से लिख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, आप इस तरीके से भी करना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे जो हमें गिवन है a यूनियन x और b यूनियन x, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये चीज हमें गिवन थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार a का इंटरसेक्शन x के साथ और b का इंटरसेक्शन x के साथ करके एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर मुझे ये क्वेश्चन प्रूफ करना है और ये चीज दी गई तो इतना तो पक्का है कि इस चीज का भी कहीं ना कहीं यूज होता होगा। अब मुझे क्वेश्चन में इंटरसेक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा, अब अगर मैं किसी तरह से इंटरसेक्शन बना दूं तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी और क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका यूज करने पे कुछ ना कुछ तो सॉल्व होगा ना। हालांकि ये चीज़ भी वही बनती है आगे जाके जो मैं यहाँ कराने वाला हूँ, लेकिन तरीका शुरुआत करने का थोड़ा अलग है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड, ए इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तो ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के दोनों तरफ। ठीक है, चाहे ए का चाहे बी का इंटरसेक्शन ले लो। तो मैंने यहाँ पे पहले ए का इंटरसेक्शन लिया। ठीक, तो यहाँ से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, यही चीज इधर लगाएं तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है ए इंटरसेक्शन एक्स। अब सेम सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट रहता है साहब। ए इंटरसेक्शन एक्स एम्प्टी सेट दिया गया है। ठीक है, आप लिख लेना ए इंटरसेक्शन एक्स इज एम्प्टी सेट। ठीक है, साइड में लिख लेना इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ए इंटरसेक्शन एक्स फिर से वही एम्प्टी सेट। जिस सेट का यूनियन लोगे एम्प्टी सेट के साथ आंसर में वही आता है, इसका यूनियन लोगे यही आएगा। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, जैसे हमने इस जो गिवन था इसमें दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन लिया तो ये मिला, ऐसे अगर हम बी का इंटरसेक्शन ले तब क्या होगा। ठीक है, नाउ अगेन फिर से हमें ए यूनियन एक्स बराबर दिया गया था बी यूनियन एक्स के, है ना, गिवन था ये। फिर से यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक, और दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ साहब फिर से अब की बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि बराबर सेट का इंटरसेक्शन किसी सेम सेट के साथ बराबर ही आता है। ठीक है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा, बराबर बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। अब जरा देखो बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन पिछली बार ए इंटरसेक्शन बी आ रहा था, दोनों एक ही बात होती है, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, एक जैसा दिखे, इसलिए मैंने बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, यूनियन ये एम्प्टी सेट दिया गया है, बी इंटरसेक्शन बी सेम सेट है तो बी ही हो जाएगा, यूनियन ये एम्प्टी सेट दिया गया है। ठीक, जिसका भी हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं सेम चीज आ जाती है, तो इसका यूनियन लोगे सेम यही आ जाएगा, ये भी सेम बी हो जाएगा, ये होगा 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है और बी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यानी कि ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी। ये तो आसान है यार, ये तो बहुत आसान है, आप आराम से सोच पाओगे ना इसको। तो सर कैसे सोच पाओगे, देखो मैंने कहा चलो यार ए बी सी, 3 सेट ही तो हमें बनाने हैं जिसमें ए बी और सी तीनों में बस कुछ कॉमन मत रखना, लेकिन ए बी बी सी और ए सी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे ए के अंदर 1 2 लिख दिया, बी के अंदर मैंने 2 3 लिख दिया, और सी के अंदर ठीक है ए बी हो गया और बी सी हो गया, और बी सी में मैंने 3 1 लिख दिया, 3 1 लिख दिया बस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर अब मैं लिखना चाहूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या एम्प्टी होगा, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में तो सर 2 आ जाएगा, है ना, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, है ना, इन्होंने बोला नॉन एम्प्टी होना चाहिए साहब। और बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं सोचूं तो बी इंटरसेक्शन सी में 3 आ जाएगा, फिर से नॉन एम्प्टी है। और ए इंटरसेक्शन सी में अगर मैं सोचूं तो फिर से मैंने चालाकी करी है, उसका 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया, यानी कि ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर मैं बट यहाँ लिखूंगा बट अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखूं तो तीनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। इसके पास 1 है तो इसके पास 1 नहीं है, 2 है तो 2 है, लेकिन फिर इसके पास नहीं है, तीनों में एक कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये तो एम्प्टी है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो तीनों के पास हो, वही एलिमेंट्स आएंगे। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो तीनों के पास हो, तो ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो मिलेंगे जल्दी इस वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर से मैं आपको जाते जाते बता दूँ कि अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है जो हिंदी मीडियम से है तो आप उसको ये जो बैच है ये रिकमेंड कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, साइंस यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।